मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी की 8 किस्तें सुन चुके हैं। अब 9वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। आगे मैं था और पीछे हमारा नया साथी। अचानक जैसे जमीन ने हमारे पांव पकड़ लिए, मौत अपना भयानक जबड़ा खोले सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। जमीन पर घुटने ठिकाए पोजीशन लिए भारतीय पुलिस का सिपाही हमारे सामने था। हाल्ट, उसने चिल्लाते हुए कहा। फ्रंट, मेरे साथी ने जवाब दिया। वो चौंका और दूसरे लम्हे मेरी जोरदार लात उसके बाजू पर पड़ी। राइफल उसके हाथ से निकल कर उछली और मेरे हाथों ने उसे थाम लिया। अगला लम्हा उस पर कयामत ढा गया। मैंने पूरी कुव्वत से राइफल का दस्ता उसके सर पर दे मारा। वो बेहोश हो गया था। राइफल परे फेंक कर हम दोबारा भागने लगे। इसी असना में कुछ लोगों ने जो छुप कर ये तमाशा देख रहे थे शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीखों पुकार ने सिक्योरिटी हुकाम को हमारी तरफ मुतवज्जा कर दिया। अब हमें वाज़े तौर पर अपने ताक़ुब में आने वालों के नारे और कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। स्टेशन पर रश चूंकि ज्यादा था, इसीलिए अभी तक इस प्लेटफार्म के लोग जिस पर हम भागते भागते आन पहुंचे थे सूरत हाल को समझ न पाए थे। प्लेटफार्म की सीढ़ियां उतरते हुए हमने रफ्तार कम कर ली और अब बजाय भागने के हम तेज तेज चल रहे थे। बचने की बज़ाहिर तो कोई सूरत मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसे मौजज़ा ही जानिए कि इस प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। हमने उसे ताईदे गैबी जाना और चंद सेकंड के बाद हम दोनों उस ट्रेन के खाली डब्बे में अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। किसी हद तक हम जरूर महफूज हो गए थे, लेकिन खतरा बदस्तूर सर पर मंडला रहा था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। मेरे साथी की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कोई इस भाग दौड़ में मेरा साथ दे सकता, लेकिन उसे अकेला छोड़ना बुज़दिली होती जिसका कम अज कम मैं मुतहम्मल नहीं हो सकता था। भागते हुए जहां और बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही थीं, वहां मैं अपने साथी के मुतल्लक भी सोच रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कम अज कम भागने की मुसीबत से निजात मिल जाए। अब थोड़ी देर के लिए सांसें दुरुस्त करने का मौका मिला तो हमने उसे गनीमत जाना। अभी बमुश्किल हमने अपनी हालत पर काबू पाया ही था कि ट्रेन के ब्रेक चीखने लगे। एक मरतबा फिर हमारे दिल उछलकर हल्क में आ गए थे। गाड़ी अभी स्टेशन की हदूद से निकलकर बमुश्किल पहले सिग्नल के करीब पहुंचने वाली थी। शायद उसे सिग्नल डाउन नहीं मिला था। हम रेलवे स्टेशन की हदूद से बाहर निकल आए थे। जैसे ही गाड़ी के ब्रेक लगने का एहसास हुआ, मैंने अपने साथी का हाथ मजबूती से थाम कर उसे दरवाजे के नजदीक कर लिया। उसने सिर्फ एक मरतबा नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी पुरअतमाद नजरें उसके अज़म की गुमाज थी। मुझे यूं दिखाई दिया जैसे भारतीय सिक्योरिटी अपनी ताकत और इंतजाम समेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ट्रेन के रुकते ही बहुत से दूसरे लोगों के साथ हम भी नीचे उतर गए। हम स्टेशन की हदूद से बाहर तो थे, लेकिन यहाँ लोगों का आना जाना अभी ज्यादा शुरू नहीं हुआ था। ट्रेन के रुकते ही लोगों के मुख्तलिफ तबसरे सुनते सुनते हम स्टेशन की मुखालिफ समत को आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे थे। हम मामूल की रफ्तार से चल रहे थे ताकि किसी को हम पर शुबा न हो सके। रेलवे लाइन के करीब वाक़या सड़क हमारे लिए जाए पनाह थी। यहाँ से मुख्तलिफ सवारियाँ गुजर रही थीं। दिल्ली की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही थी। अभी हम सड़क से कुछ फासले पर ही थे कि फौज के 2 ट्रक स्टेशन की समत से आते दिखाई दिए। दोनों ट्रक उसी तरफ आ रहे थे। हम थरा कर रह गए। फरार की तमाम राहें मसदूद थीं। हमारे अलावा सड़क के नजदीक और कोई नहीं था और हम ट्रेन की मुखालिफ समत में सफर कर रहे थे। कोई बेवकूफ शख्स भी बखूबी अंदाजा कर सकता था कि हमारा ताल्लुक ट्रेन के मुसाफिरों से है। और तो कुछ न सूझा, हमने बड़ी तेजी के साथ अपना रुख बदला और आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों के साथ ट्रेन की तरफ चल दिए। ट्रक जूं जूं नजदीक आते जा रहे थे, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक मेरे साथी को एक तदबीर सूझी। वो रेलवे लाइन के नजदीक उगी कुदरती घास के करीब पेशाब के बहाने बैठ गया और यही अमल मैंने भी दोहराया। आने वालों ने बजाय शॉर्टकट इस्तेमाल करने के रेलवे लाइन के मुतवादी अपना सफर जारी रखा और गाड़ी के इंजन के करीब पहुंचते ही दोनों ट्रक रुक गए। दर्जनों जवान छलांगे लगाते बाहर को लपके। वो इस तरह गाड़ी की तरफ राइफलें ताने बढ़ रहे थे जैसे उस पर हमला करने जा रहे हूँ। हम उन्हें नजर नहीं आए थे या उन्होंने जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर दिया था, इसका अंदाजा तो हम न कर सके, लेकिन अपनी तरफ से उनकी गफलत को मैंने ताईदी गैबी जाना। मैंने अपने साथी को मखसूस इशारा किया और सड़क की समत चलना शुरू कर दिया। वो चुपचाप बैठा रहा। जब मैं करीबन 10-12 गज दूर चला गया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहा था कि ट्रेन के मुसाफिरों में से या आने वाले फौजियों में से कोई हमारी हरकत का नोटिस ना ले ले। धड़कते दिल और डगमगाते कदमों से हम किसी न किसी तरह सड़क पर पहुंच ही गए थे। मैंने वहां किसी सवारी का इंतजार करना मुनासिब न समझा और एक नजदीकी रास्ते का रुख इख्तियार किया। करीब ही एक मंदिर से भजन की आवाजें सुनाई दे रही थी। फौजियों ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ट्रेन को घेरे में ले रखा था। उनके कुछ ऑफिसर मुख्तलिफ डब्बों में हमें ढूंढते फिर रहे थे और हम उनकी पहुंच से दूर मंदिर के नजदीक अपनी खस्ताहाली का जायजा लेकर ये अंदाजा लगा रहे थे हमारा अंदर जाना मुनासिब है या इसी तरह सफर करते रहना। चंद मिनट के बाद मैं और मेरा साथी मंदिर में दाखिल हो चुके थे। हमने अपने जूते बाहर उतारे और कथा करने वालों की मंडली के नजदीक उन लोगों में शामिल हो गए जो बड़े जोरों शोर से पूजा पाठ में मसरूफ थे। दोनों जानबूझकर एक दूसरे से फासले पर बैठे थे। इस तरह कम अज कम हम में से एक तो महफूज रह सकता था।
पहले तो आहिस्ता आहिस्ता आवाजों में आवाजें मिलाते रहे, फिर मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे गले में कोई चीज अटक गई हो। सामने दरवाजे से एक बावर्दी थानेदार और सिविलियन कपड़ों में मलबूस 3 आदमी मंदिर में दाखिल हो रहे थे। नजरों ही नजरों में हमने एक दूसरे को तसल्ली दी और आने वाले हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार करने लगे। मंदिर में मौजूद लोगों ने एक नजर तो आने वालों पर मामूल के मुताबिक जरूर डाली थी, लेकिन किसी ने उनके आने का कोई नोटिस नहीं लिया था। कथा अपने जोबन पर थी। शायद थानेदार यहाँ मामूल के मुताबिक आने वाली संगत में शामिल था, हमने सोचा, लेकिन थानेदार और उसके साथियों की बेचैनी से चारों तरफ जायजा लेती नजरें किसी और ही बात की चुगली खा रही थी। मंदिर चूंकि रेलवे स्टेशन के नजदीक मौजूद था, इसलिए हमें यह फायदा जरूर हासिल था कि यहाँ मखसूस लोगों की आमदोरफ्त नहीं रहती होगी, बल्कि अक्सर मुसाफिर भी यहाँ पूजा पाठ के लिए आ जाते होंगे। चंद सेकंड के अंदर ही हमने अपनी हालत पर काबू पा लिया। कम अज कम मुझे इस बात का एहसास था कि अब पाठ करने वालों में एक नुमाया आवाज मेरी भी थी। दूसरी तरफ मेरे साथी का भी यही हाल था। वो भी बड़े जोशो खरोश से खुशू खजू के साथ गा रहा था, ओम जय जगदीश हरे। मंदिर के आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए उन लोगों ने अपनी जगह से ख्वाह मुखा हिलना जुलना मुनासिब नहीं समझा था। वो मुख्तलिफ कोनों में डटे हुए अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन सबके साथ पूजा में भी शामिल थे। करीबन 10-12 मिनट तक वो मौजूद रहे। इस असना में न जाने कितनी मर्तबा हमें अपने खुश्क गले तर करने के लिए थूक निकलना पड़ा। उनके दफा होते ही हमने सुख का सांस लिया और इसी असना में प्रसाद भी आ गया था। हमने गरम गरम कड़ा के 2-2 लुकमे जहर मार किए और मंदिर के घुटे घुटे माहौल को खैरबाद कहकर बाहर निकल आए। सूरज तुलू हो चुका था और लोगों की आमदोरफ्त खासी बढ़ चुकी थी। दहली की चीखती चिल्लाती मार धाड़ करती मखलूक के बीचों बीच रास्ता बनाते हम दोनों पैदल ही एक तरफ को चल दिए। मुझे दहली के मुतल्लक अभी ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन मैं इसके लिए अजनबी भी नहीं था। जसवंत के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचने के लिए अभी 2 घंटे का वक्त हमारे पास मौजूद था। मुसलसल भागदौड़ और ज़हनी अज़ियत ने जब मुझे थका डाला था तो जाने मेरे साथी का क्या हाल होगा। ये तो उसका अज़्म था जो उसे कुशा मेरे साथ लिए जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में उसके मोराल को सराहा। अब हम मुसलमानों के एक होटल के नजदीक पहुंच चुके थे। पहले तो मेरा इरादा यही नाश्ता करने और सस्ताने का था, लेकिन कोई अनजानी कुव्वत मुझे यहाँ जाने से रोक रही थी। फिर जैसे मैं ख्वाब से बेदार हो गया, पिछले तमाम वाकयात एक एक करके मेरी आंखों के सामने घूम गए। इंडियन सिक्योरिटी हुकाम ने कम अज कम मुसलमानों के तो हर होटल पर नजर रखी होगी। जब गौर किया तो हमें यहाँ भी कुछ मुश्तबा सूरतें दिखाई दी। हम आगे बढ़ गए और चंद मिनट के बाद ही मैं एक खासे गुंजान आबाद इलाके में एक दरमियाने दर्जे के हिंदू होटल में बैठा लंबे चौड़े नाश्ते का आर्डर दे रहा था। होटल पहुंचने तक सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं था। यहाँ आए तो इल्म हुआ कि सर्दी के मारे जहाँ कुल्फी जमी जा रही थी, वहीं मुसलसल मुशक्कत से हम दोनों फ्लू का शिकार भी हो चुके थे। बादल नख्वास्ता नाश्ते के साथ 3-4 कैप्सूल भी निकलने पड़े। करीबन 1 घंटा वहाँ गुजारने से मेरे साथी की हालत काफी संभल गई थी। मुकर्रर वक्त पर हम दोनों एक सिनेमा घर का रुख कर रहे थे, जहाँ जसवंत हमारा मुंतजिर था। दिल्ली के करीब सारे ही सिनेमाओं में सुबह स्पेशल शो से ही फिल्म दिखाने का आगाज हो जाता है। हम दोनों एक रिक्शा के जरिए वहाँ पहुंचे थे। सिनेमा हॉल से कुछ फासले पर हम दोनों उतर गए। अब एक और सनसनीखेज मरहला आ रहा था, जासूस से जासूस के मिलाप का मरहला। मैंने अपने साथी को हदायत देकर वहीं खड़ा किया और खुद बड़े मोहतात तरीके से चारों तरफ से चौकन्ना सिनेमा हॉल की समत चल दिया। सिनेमा हॉल के दरवाजे के सामने बनी मुख्तलिफ सिगरेट पान की दुकानों में मैंने सरसरी नजर डाली। कोई मुश्तबा सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने एक दुकान से सिगरेट खरीद कर सुलगाया, पान मुंह में रखा और एक कोने में नजरें जमा थी, जहां से जसवंत की आमद मुतवक्का थी। मेरी नजरें बार बार बेचैनी से घड़ी की सुइयों का जायजा ले रही थी। मलाब की घड़ी में 2-3 मिनट बाकी थे। इसी असना में मेरा साथी एक करीबी दुकान पर आन खड़ा हुआ था और मुंह में सिगरेट दबाए मुझ पर ही नजर जमा रखी थी। हम दोनों बेकाबू दिल की धड़कनों का शुमार कर रहे थे। वक्त मुकर्रर से करीबन 1 मिनट बाद मैंने जसवंत को सिनेमा हॉल से बरामद होते देखा। वो शायद अंदर फिल्म के पोस्टर देख रहा था। प्लान के मुताबिक उसने एक समत को चलना शुरू किया और आध फरलांग तक जाकर वापस पलट आया। ये इस बात का सिग्नल था कि वो जालिमों के दस्तेबर्द से बच निकला है और खतरे की कोई बात नहीं। मुखालिफ समत में मैं भी पान चबाता और सिगरेट के धुएं के मरगोले बनाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने भी उसे सेफ सिग्नल मुहैया कर दिया था। एक दूसरे के महफूज होने के यकीन ने हमारा सेरो खून बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, शिद्दत से जज्बात से मगलूब होकर वो मुझसे लिपट गया। हम दोनों ने एक दूसरे की पीठ थपथपा कर हिम्मत की दाद दी। चंद सेकंड के बाद जसवंत दूसरे साथी से बगलगीर हो रहा था। उसने 4 आदमियों का बॉक्स पहले से रिजर्व करवा लिया था। बॉक्स में पहुंचते ही हम तीनों बारी बारी खिलखिलाकर हंस पड़े और हंसते हंसते एक दूसरे से लिपट गए। कल से आज तक रूनमा होने वाले वाकयात के मुतल्लिक गुफ्तगू करना हम में से किसी ने भी मुनासिब न समझा। हमें खुशी और इत्मीनान के जो चंद लम्हात मुयस्सर आए थे, उन्हें गनीमत जानकर हम सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस की बुखलाहट से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अपनी तकलीफ और आने वाले बदतरीन हालात के मुतल्लिक सोचकर हम इन गनीमत लम्हों को खोना नहीं चाहते थे। फिल्म बड़ी रोमांटिक थी। चली तो पूनम मेरे मन मंदिर में आन बराजमान हुई।
पूनम वो अनायत थी जो फिजाओं में हमेशा से रचा बसा कभी न खत्म होने वाला खूबसूरत गीत थी। वो धनक के खूबसूरत रंगों का इम्तजाज थी। उसकी दिए जलाती कटोरा आंखें, समंदर के सीने पर तैरने वाले वो लाइट हाउस थे जो तूफानों में भटक जाने वाले अजनबियों को रास्ता दिखाते हैं। कहाँ पहुँच गए महाराज? मुझे सोचों में गुम देखकर सरस्वत ने पूछा। हम तीनों खासे बेतकल्लफ हो चुके थे। जहन्नम में, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तो अच्छा हुआ, जल्दी वापसी होगी, हमारे नए साथी ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। तीनों हत्तल वसा ये कोशिश कर रहे थे कि माहौल को खुशगवार बनाए रखें, लेकिन हम तीनों में से किसी को कोई खुशफहमी भी नहीं थी। हमें इल्म था ऐसे हालात में सरहद पार करना कितना जानजोखों का काम है। सरहदी इजला में नाकाबंदियां जोर पकड़ रही होंगी और भारतीय सिक्योरिटी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बूझ सूंघती फिर रही होगी। जसमत नहीं बिल आखिर पहल की। मेरे ख्याल में राजस्थान से काफी मौका मिल जाएगा। वो बोला, फिलहाल इस जिक्र को जाने दो, कल बात होगी। मैंने कहा ठीक है। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिल्म के खात्मे पर हम इकट्ठे ही बाहर आ गए। शाम तक का वक्त हमने घूम फिर कर जाया किया। शाम को मैंने अपने नए साथी को जसमत के हवाले किया और अगले रोज एक मखसूस मकाम पर मुलाकात का वादा करके उनसे अलग हो गया। मैं सीधा मार्केट में पहुंचा। वहां से अपने माल के मुख्तलिफ आर्डर वसूल किए, क्योंकि घर से तो मैं इसी मिशन पर निकला था। दिल्ली ही के टेलीफोन एक्सचेंज से मैंने लुधियाना फोन किया। प्रकाश एंड प्रकाश इंडस्ट्री के नजदीक ही एक फोन लगा था, जहां मैंने प्रकाश से बात की और उसे अपनी खैरियत की इतला दी। मैं अपने किसी अमल से इन लोगों को अपने पुरस्कार होने का एहसास नहीं दिलाना चाहता था। मेरी हत्तल वसे यही कोशिश थी कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जो उन्हें मेरे मुतल्लिक सोचने पर मजबूर कर दे। प्रकाश को मैं ये कह कर आया था कि दिल्ली से आर्डर वसूल करने जा रहा हूं। अब उसे इतला देना भी जरूरी था कि फलां जगह माल रवाना कर दे।